हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी पाठशाला 1998 में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं इसमें हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले उनकी चर्चाएं हम बिंदुवार करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे, उसके बाद इनको हम डिस्क्राइब करके समझेंगे। पहले ही जो इसकी विशेषता है वो है बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये कई अन्य स्रोतों से विहित है या अन्य स्रोतों से भी मिलकर बना है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अनफ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ है किसका? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का, और कठोरता का। फेडरल सिस्टम विद अ टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिटरिज्म, संघीय व्यवस्था का उपस्थित होना, और किसके साथ में? एकात्मकता के साथ में। भारत के एकात्मकता के साथ में संघीय व्यवस्था की उपस्थिति भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय जो सरकार है उसकी संसदीय व्यवस्था भी जो संविधान है ये देता है, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरडेंसी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब कि पार्लियामेंट्री संसदीय संप्रभु या संसद और जुडिशियल और न्यायिक संप्रभुता में आपस में तालमेल या आपस में समन्वय दिखाता है भारतीय संविधान, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, लेकिन एकीकृत होने के साथ में स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति भी भारतीय संविधान को की एक मुख्य विशेषता है। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात भी हमारा संविधान करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भी बात हमारा भारतीय संविधान करता है। ये सारे इनके हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भावना प्रदान करने वाला हमारा संविधान है, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफराइज, सार्वभौमिक, मतलब सबके लिए, जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी हमारे यहाँ वयस्क हैं, उनके मताधिकार को दिखाता है, उनके मताधिकार का दर्जा देता है या उनके मताधिकार को देता है हमारा भारतीय संविधान। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एकल नागरिकता की उपस्थिति भी भारतीय संविधान की अहम विशेषता है। ऐसे ही और आगे हैं, इन सभी को हम अभी वन बाय वन करके एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे कि वो बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और बिगेस्ट क्यों कहा जाता है, सब की बात हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ऐसी ही तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब होता है स्वतंत्र निकाय। भारत में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो संसद के अधीन है, या फिर न्याय व्यवस्था के अधीन है, या फिर संविधान के अधीन है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनको संविधान स्वतंत्र करके रखा है कि यू आर फ्री। जैसे कि जिनकी बातें हम आगे करेंगे हालांकि अभी, तो कुछ ऐसे निकाय हैं जिनको स्वतंत्र निकाय कहते हैं, जिनको इंडिपेंडेंट बॉडी कहते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी की उपस्थिति भी हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन व्यवस्था, त्रिस्तरीय सरकार का गठन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ, ये सारी मुख्य विशेषताएं हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसकी हम वन बाय वन करके चर्चा करने वाले हैं। तो आगे चल के देखते हैं। ओके एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम सिंपल सी भाषा में समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम या कानून बनाए जाते हैं, और उन्हीं नियम या कानूनों को अगर हम एक साथ में रखें, एक साथ में पिरोएं, एक साथ जोड़ें, तो वो हमारा संविधान बन जाता है। जैसे घरों को चलाने के लिए घर के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, किसी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम बनाया जाता है, तो उन सभी को हम संविधान की पदवी दे सकते हैं। मुख्यतः संविधान दो तरह का होता है, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया कि नियमों का समुच्चय, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन।
समुच्चय होगा, किसका नियम होगा, वही हमारा संविधान कहलाता है। तो कुछ नियम, अगर कम नियम है तो उनको हम ऑरली भी याद कर सकते हैं, ठीक है, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ इतने सारे नियम होते हैं कि उनको याद करना मुश्किल हो जाता है, फिर उन सभी नियमों को हमें लिखना पड़ता है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट। जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, the Constitution is the aggregate of fundamental principles that constitute the legal basis of polity, organization, etc. of country। ये है definition of Constitution जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई है। The Constitution may be written or unwritten। ओके, Constitution लिखित अलिखित दोनों तरह से हो सकता है। जैसे अगर लिखित का उदाहरण पूछा जाएगा तो हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इट मे बी डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स। जैसे समझिए इसको कि जो भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान है वो कई पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको एक बुक पढ़नी है, जस्ट एज हमको पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी हम एक साथ में तो नहीं पढ़ सकते ना, मतलब जितने मैटर्स हैं उनको एक साथ हम ऐसे एक ही चीज़ में रख दें, बुक में ही रख दें, नहीं, उसको हमें जो पार्टीशन करना पड़ेगा कि ये फला चीज़ का, ये फला चीज़ से रिलेटेड, ये फला चीज़, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान या कोई भी संविधान में भी कई भाग हो सकते हैं जिनकी हमें भी आगे बात करेंगे अपने भारतीय संविधान में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ मैनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज राइट कि हमारे जो देश का संविधान बना है वो अन्य कई देशों के संविधानों को देखकर, समझकर, उनकी कमियों को समझकर फिर हमारा संविधान का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। हालांकि कमी होती है तो संशोधन करके उसको हम फिर से सही कर लेते हैं, जिसकी बातें हम आगे करेंगे अभी। हियर आर मैनी साइलेंट फीचर्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे जो हैं ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मैंने देख लिया। ओके, अगर कोई भी किसी का डाउट है देन यू कैन कमेंट, और हमारी जो सोशल मीडिया लिंक्स है उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप बने हैं, हाँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। इस पर तमाम वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो वीडियोस आप देखिए। हालांकि मैं अभी इस पर और भी क्लास लेके आने वाला हूँ। मैथ की भी क्लास आएगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे इससे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी सेम है, एफबी पर भी सेम है, सब जगह सेम चीज़ें। आप हर जगह पर मुझे इसी एमडी पाठशाला 1998 से फॉलो कर सकते हैं। और भी कई सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी जो एकेडमिक क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, उनसे भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कराऊंगा मैं इसी चैनल पर। तो आपके जो रिलेशन वाले हैं या फिर जो आपके भाई बहन हैं जो बोर्ड एग्जाम जिनका होने वाला है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड किसी से भी रिलेटेड है, तो उनको जरूर ये लिंक शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने का निर्देश दीजिए उनको। ओके, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी है, तो सारे की प्रिपरेशन यही कराई जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, तो उसमें सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी बात मैंने पहले भी अभी की है। तो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब सबसे बड़ा तो है ये, लेकिन साथ में लिखा भी गया है। तो उसमें सबसे पहले ये सब जो है कि ओरिजिनली जब ये सबसे पहले बना था, ठीक है, जब ये बना था इन 1949, तो इसमें टोटल 22 पार्ट्स थे एंड 395 आर्टिकल्स थी उस टाइम पे जब ये बना था। और 8 शेड्यूल्स मीन्स 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इस समय इसमें कुल मिलाकर 470 अनुच्छेद, 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो रियल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कितना है, 470, 395 कितना है। तो ये याद रखना है, देयर आर 470 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और इसमें जो पार्ट्स हैं 22 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब कि 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। आज के संविधान में किसी भी देश के संविधान में इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है अनुच्छेदों की संख्या या आर्टिकल्स। ओके,
जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल और केवल 7 आर्टिकल्स हैं, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स, जापान में 103 आर्टिकल्स और कनाडा में 107 आर्टिकल्स है। लेकिन हमारा देश, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 470 आर्टिकल्स हैं प्रेजेंट टाइम में। सोचिए कितना बड़ा, और साथ में रिटर्न भी है। ओके, क्योंकि भाई जो इसका निर्माण हुआ था वो संविधान सभा ने किया था, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कब कब बनी, और एक संविधान हमारा इस मूल संविधान से पहले भी बना था। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1949 में जो संविधान बनाया गया था, इस संविधान, ये तो संविधान अभी चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक अमेंडमेंट आया था, उसमें भी संविधान को बना दिया गया था और अंग्रेजों के सामने पेश किया गया था, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। देन प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो सेकंड इसका फीचर है, दूसरी विशेषता वो ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें जो तत्व शामिल किए गए, इसमें जो एलिमेंट्स शामिल किए गए, इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से निकाल कर फिर लाके रखी गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक डिफिनेशन या फिर एक बात कही है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फॉर्म्ड आफ्टर शिफ्टिंग थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इस डॉक्टर अंबेडकर ने यह बताया कि जो भारतीय संविधान है वो बना है दुनिया भर के जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको छानने के बाद में जो मिला उसके बाद उससे भारतीय संविधान बना है। कहने का मतलब ये है कि पहले सारे देश की जो संविधान है, जो हमारे मुख्य देश है, मुख्य देश क्या, जो देश है जहाँ तक देखा जा सकता है, कुछ देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसके बाद फिर उस देश के संविधान में क्या कमियां हैं, कैसे हमारे देश का संविधान होना चाहिए। देखिए ये सब सोचने की ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा जो देश है ये यहाँ पे विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, धर्म की विभिन्नता मिलेगी, भाषा की विभिन्नता मिलेगी, ठीक है, जातियों की विभिन्नता मिलेगी। तो इस तरह से संविधान बनाना था कि वो सबके लिए हितकारी हो, ये नहीं कि एक के लिए हितकारी और दूसरे के लिए वो नुकसानदायक। ऐसा संविधान बना नहीं सकते थे। तो इसलिए इतनी जांच पड़ताल करने के बाद भारतीय संविधान की रूपरेखा, भारतीय संविधान को बनाया गया। ओके, हम इसके बाद सोर्सेज की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने जिसकी बात की थी, ये जो इंडिया एक्ट है 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक एक्ट आया, एक अधिनियम आया, ठीक है। और इसमें जो है इसी अधिनियम में भारत के मूल निवासियों ने क्या किया, एक अपना संविधान बना के दिया। उसका कारण ये था क्योंकि भारतीय जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के कुछ नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, वो कहते थे ब्रिटिश सरकार से कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे और हमें हमारे देश में संविधान चाहिए, वो भी हमारे द्वारा बनाया हुआ। तो ब्रिटिश सरकार कहे कि देखो भाई ऐसा है कि जो कानून हम बनाए ना उसी पे आप चलते रहिए, आप बना नहीं सकते कानून, आप जो है संविधान बनाने के काबिल नहीं है। तो भारत के लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको संविधान बना के दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको मौका देते हैं। तो ये अधिनियम आया था 1935 में। तो भारत के मूल निवासियों ने, कुछ नेताओं ने मिलकर एक टीम गठित की और उस टीम ने बनाया 1935 में एक संविधान बना के दे दिया, जिसमें लगभग इतने ही अनुच्छेद थे। सोचिए उस समय, ठीक है, और दिखा दिया कि देखिए हम काबिल हैं, हम आपसे बेहतर संविधान बना सकते हैं। तो ठीक है, इसकी हम बात अभी आगे करेंगे। तो जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था 1935 में, इससे भी कुछ चीज़ें आज के भारतीय संविधान में मिलाई गई हैं, जैसे कि फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था मिलाई गई, जुडिशरी न्याय व्यवस्था मिलाई गई, गवर्नर राज्यपाल की व्यवस्था मिलाई गई, इमरजेंसी पावर्स, आपातकाल में सेवाएं या आपातकाल में जो शक्तियां दी गई है उसकी बात भी इसमें शामिल की गई है 1935 एक्ट जो आया था उसके थ्रू। हालांकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस से संबंधित है, ठीक है, या फिर ये कहाँ से लिया गया है। जैसे अभी पूछ लें कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो 1935 एक्ट से लिया गया है, ठीक, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक।
इसकी हम बात बड़ा करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की बात करते हैं ना, तो लोक सेवा आयोग भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। सेकेंडली देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको कहाँ से लिया गया है? नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से। और फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार है, देखिए अधिकार की बात सबसे ज़्यादा कौन करता है? अधिकार की सबसे ज़्यादा बात करता है अमेरिका, तो फंडामेंटल राइट्स भी अमेरिका से ही लिया गया है। ओके, पॉलिटिकल पार्ट, जो राजनीतिक भाग लिया गया है, रिएक्शन बिटवीन एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन से ली गई हैं। और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं अन्य अन्य देशों से लेने के बाद में, तो इनकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मूल विशेषताओं की हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, हालांकि इतने में ही बात ख़त्म नहीं होती कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, ठीक, वो यहीं पे ख़त्म नहीं होते, और भी देशों से कई चीज़ें शामिल की गई हैं जिनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो इट विल बी वेरी लेंथी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट बनाने के चक्कर में बातें भी पूरी करनी है और सारे टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं। ओके देन आगे देखते हैं। अगली बात है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य, इसका मतलब इस चीज़ से है कि किसी भी चीज़ में संशोधन आसानी से किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान में अगर संशोधन आसानी से किया जाएगा तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। अगर भारतीय संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता तो उसको हम इनफ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। इसको हिंदी में हम नम्य अनम्य की बात से समझ सकते हैं। ओके, तो जो भारतीय संविधान है वो ना तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता और अनम्यता, ये एक तरह से संविधान के प्रकार भी कहे जा सकते हैं। जैसे कि संविधान का प्रकार मैंने शुरू में बताया था, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रकार भी होते हैं संविधान के। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि रिटन अनरिटन दो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है, फ्लैक्सिबल एंड अनफ्लैक्सिबल ये दो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। ऐसा होता क्यों है? जैसे कि देखिए, जैसे कि कुछ कंट्रीज है, जैसे हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता, राइट। और अगर ब्रिटेन में संशोधन करना होता तो बहुत ही आसान है। तो ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना आसान है, इसलिए वो कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा फ्लैक्सिबल, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में इतना आसान नहीं है संशोधन करना, तो इनफ्लैक्सिबल हो गया, ठीक। तो ये हो गए टाइप्स एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और इनफ्लैक्सिबिलिटी और इनफ्लैक्सिबिलिटी भी समझ में आ गई। लेकिन जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो फ्लैक्सिबल है और ना ही इनफ्लैक्सिबल। मतलब फ्लैक्सिबिलिटी इनफ्लैक्सिबिलिटी दोनों में से नहीं है, वो बीच वाला है। मतलब इनफ्लैक्सिबल मतलब फ्लैक्सिबल और इनफ्लैक्सिबल के बीच वाली जो बातें होती हैं वो है, ना तो कठोर है ना तो नरम है, ठीक। दोनों में से बीच वाला रास्ता अपनाता है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन टू द अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज इजी, ठीक है, ये बात मैंने बता दी। जैसे अमेरिका हैज़ इनफ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटेन हैज़ फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्लैक्स नॉट इनफ्लैक्स, ठीक। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया कि दोनों का मिक्सचर है, फ्लैक्सिबल एंड इनफ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर हो जाता है। आर्टिकल 368 हैज़ टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। जो आर्टिकल 368 है उसमें दो बातें कही गई हैं कि अगर संविधान में संशोधन करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने बात की है संशोधन की, ठीक। अगर संविधान में बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं, तो संशोधन जरूरी होता है, ठीक। तो अगर उस संशोधन को करना, अगर वो संशोधन चेंज करने के लिए आसान तरीका अगर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल, अगर कठिन तरीका है तो इनफ्लैक्सिबल। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करने के लिए फ्लैक्सिबिलिटी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करने के लिए इनफ्लैक्सिबिलिटी ज़रूरी है। जैसे कुछ नियम है, ठीक, कुछ अनुच्छेद हैं या फिर कुछ संशोधन है, उनको करने के लिए केवल और केवल हम अगर पार्लियामेंट पहुँच जाए, अगर हम संसद पहुँच जाए, तो दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा, अगर दोनों में वो बात पास हो जाती है तो वो चेंज मान लिया जाता है, संविधान में चेंज कर दिया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जब राज्यसभा लोकसभा का प्रस्ताव या फिर लोकसभा राज्यसभा की अनुमति तो चाहिए, साथ में
राज्यों की अनुमति भी चाहिए। ठीक, राज्यों, आधे से ज्यादा राज्य भी उसको हाँ कहें कि हाँ ये होना चाहिए, तभी वो नियम पारित होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मिक्सचर है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, गॉट इट। ठीक, और इसकी बात की गई 368 आर्टिकल में। हालांकि इसकी बातें हम और डीपली करेंगे जब आगे बढ़ेंगे आगे वीडियोज में। तो फेडरल सिस्टम विद टेंडेंसी टुवर्ड यूनिटरिज्म, ये क्या लिखा, सब्सक्राइब। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आ रहा है। आगे देखते हैं, फेडरल सिस्टम विद टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिटरिज्म, मतलब इसका ये है कि संघीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है, फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ ये एकात्मकता की ओर झुकाता है। राइट, मतलब कि भारतीय संविधान वो ऐसा संविधान है जो संघीय व्यवस्था को भी दर्शाता है और एकात्मकता को भी दिखाता है। जैसे कि जस्ट एज टू गवर्नमेंट, दो सरकार की बात करें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये बात हो गई संघ की। ठीक, अब अगर बात करें सिटीजनशिप, क्या है, नागरिकता एकल है। ठीक, तो संघीय व्यवस्था है लेकिन साथ में एकात्मकता भी है। भारतीय संविधान में दोनों आपको क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अमेरिका में जाएं तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक, वहाँ पर दो सरकार है, दो सरकार, संघीय व्यवस्था नहीं है, राज्य सरकार अलग जो है राज चलाती है और केंद्र सरकार अलग राज चलाती है। लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी संघीय इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। फेडरल या संघीय शब्द की कहीं भी बात की नहीं गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्स फेडरल सिस्टम, लेकिन जो भारतीय संविधान है वो फेडरल सिस्टम बनाता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार है। ठीक है, ये संघीय व्यवस्था हो गई। और अगर हम बात करते हैं एकात्मकता की, तो नागरिकता है, एकल नागरिकता, जो कि एकात्मकता को दर्शाती है। यहाँ पे जो बात हो रही है फेडरल की, इसका मतलब क्या होता है, मतलब संघ के बाद क्या है, संघ का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब है, सिंपल सा कहने का मतलब कि जो भारत के जो स्टेट्स हैं, जो भारतीय राज्य हैं, वो भारत मिलकर भारत को संघ राष्ट्र बनाते हैं। ठीक, लेकिन ये जो भारत है वो राज्य और केंद्र के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये रिजल्ट ये नहीं है कि केंद्र कह रहा है कि भाई तुम मेरे साथ रह जाओ, ठीक है, तुम सब मिलके संघ बनाओ, मतलब केंद्र बनाओ और हम तुम्हें ये करके देंगे या वो करके देंगे। भारतीय संविधान में इस बात को बिल्कुल नकार दिया गया है। मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में राज्य केंद्र का निर्माण नहीं करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि राज्यों और केंद्र के बीच समझौते का परिणाम संघ नहीं है। ठीक, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि राज्य केंद्र से कभी अलग नहीं हो सकते। अब जो समझौते से जुड़े नहीं हो तो अलग कैसे होंगे, जिससे कि बात इसको समझिए ऐसे, जैसे मान लो कि अगर हम आप साथ में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, ठीक, तो बिजनेस करेंगे तो आपसे समझौता करके जुड़ेंगे ना कि भाई तुम हमको इतने % देना, हम तुमको इतने % जो है कि आप इतने % लेना, तो हम आपस में मिलकर काम करेंगे। ठीक, तो वहाँ पे कंपनी है हमारा केंद्र सरकार, ठीक, और राज्य क्या है, उसके पार्टिसिपेंट्स है। ठीक, तो अगर हम ये बात करें कि भी लॉस हो गया, ठीक है, या फिर अगली पार्टी है वो ज़्यादा लेने लग गई, हमको कम देने लग गई, तो हम ये कहें कि हम छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, हमको कंपनी लेनी ही नहीं, हमको पार्टिसिपेंट चाहिए ही नहीं है, हमको जो है हम अपनी अलग से कंपनी ओपन करेंगे। ठीक, तो भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर राज्य के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए जो है कि वैधानिक कार्रवाई है केंद्र सरकार पर, वो कार्रवाई करके या कुछ भी नियम करके वो उस जो विपत्ति है या फिर जो भी संकट है उससे बाहर निकल सकता है, लेकिन राज्य केंद्र को छोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब ये, संघीय का मतलब ये है, इतनी सी बात है। और एकात्मकता मतलब है कि एकात्मकता है भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता है कि भारत में एकात्मकता है। जैसे भारतीय नागरिकता एक नागरिकता है, भारत में संविधान एक संविधान है, तो एकात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, आई थिंक अच्छे समझ में आ गया ये। अब अगला टॉपिक, यहाँ बात की जा रही है जो अगली विशेषता है भारतीय संविधान की, वो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भारतीय संविधान है वो सरकार की संसदीय व्यवस्था को दिखाता है। ठीक, मतलब भारत की संसदीय व्यवस्था को दिखाता है। हालांकि देखिए दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है पार्लियामेंट्री, ठीक, और दूसरी होती है
प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, और एक क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि अध्यक्षीय प्रणाली होती है, राइट। कौन सी प्रणाली होती है, अध्यक्षीय प्रणाली। और दूसरा पार्लियामेंट्री क्या होता है, संसदीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली है अमेरिका में, तो भारत ने तो साफ मना कर दिया कि हमको अध्यक्षीय प्रणाली नहीं चाहिए। इसने कहा कि हमको चाहिए तो क्या चाहिए, हमको चाहिए संसदीय प्रणाली। तो सिंपल सी बात है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में चलती है, ठीक। और हाँ, अध्यक्षीय प्रणाली को छोड़ दिया है लेकिन संसदीय प्रणाली को अपना लिया है। तो जो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है वो बहुत ही कठोर है, ठीक। तो उस कठोरता को भारतीय संविधान में नहीं रखा गया है, उस कठोरता से भारतीय संविधान को दूर। ये संसदीय प्रणाली क्या है और अध्यक्षीय प्रणाली है क्या, एक्चुअली जो संसदीय प्रणाली है और ये अध्यक्षीय प्रणाली, इनको हम कैसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय को दिखाया गया है कि अगर भारत मतलब सरकार चलानी है या फिर देश चलाना है तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर अध्यक्षीय प्रणाली की मैं बात करें तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांट दिया जाता है अध्यक्षीय प्रणाली में, जो कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में केंद्र सर्वोच्च है, ठीक है। राज्यों को भी कुछ पावर्स दी गई हैं लेकिन उनको अलग नहीं किया गया है, शक्तियों को बांटा नहीं गया है, ठीक। विधायिका और कार्यपालिका दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं, जो कि संसदीय प्रणाली कहलाती है। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इतनी बात क्लियर, ओके। इसमें लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम बाय ब्रिटेन इंस्टीड ऑफ प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका का जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसको छोड़कर भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई है। बट हियर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। तो ये भी बताया गया है कि जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, और जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफ़ी कठोर है, लेकिन भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना ज़्यादा कठोर नहीं है। बिकॉज इंडिया is not sovereign and but the Britain is sovereign। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है is not sovereign because Indian parliamentary system is not sovereign। इसका मतलब होता है कि मालिक होना, ठीक। sovereign मतलब होता है मालिक होना या संप्रभु होना, जिसके पास पूरी पावर हो, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो ऐसा भारत सरकार में नहीं है, ऐसा ब्रिटेन में है। लेकिन ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, न्यायपालिका से भी ज़्यादा पावरफुल बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सिवरेन नहीं है, वो सिवरेन नहीं है। सिवरेन मतलब होता है संप्रभु या मालिक होता है, ठीक है। सिवरेन मालिक या फिर संप्रभु, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। अगला है कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। अब कोऑर्डिनेशन दिखाया जा रहा है, ये भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। जो कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है, संसदीय संप्रभु और जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब कि न्यायपालिका की जो संप्रभुता है, दोनों देखने को मिलेगी भारतीय संविधान में। जहाँ पार्लियामेंट जो संसद है उसको भी संप्रभु दिखाया जा रहा है, और हमारा जो जुडिशियल है, जो न्यायपालिका है, उसको भी क्या दिखाया जा रहा है, वो भी संप्रभु है, वो भी सुप्रीमेसी है, ठीक। तो दोनों चीज़ों को दिखाया जाता है कि दोनों चीज़ें पावरफुल हैं। कैसे पावरफुल हैं, जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है इसको लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। ऑफकोर्स ब्रिटेन से ही लिया जाएगा, ठीक, क्योंकि संसद की बात ब्रिटेन से ही की गई है। और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है कि जो अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक, जुडिशियल जो न्यायिक व्यवस्था है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है वो काफ़ी कठोर है, लेकिन उतनी कठोर हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था नहीं है। और जो अमेरिका में न्यायपालिका व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर है, लेकिन उतनी कठोर हमारे यहाँ की न्यायपालिका व्यवस्था नहीं है। इतनी बात समझ में। यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लिया गया है, जो संसदीय संप्रभुता की बात की गई, वो ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। और जो जुडिशरी सुप्रीमेसी की बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के
उच्च न्याय, सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, ठीक। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय जितना हमारा न्यायालय पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में, पार्लियामेंट्री सिस्टम सुप्रीमेसी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी के बीच में कोऑर्डिनेशन है, सहसंबंध है, आपस में मिल के काम करते हैं। जैसे थोड़ी सी बात समझिए आप, जैसे कि जो न्यायपालिका है वो काम क्या करती है, न्यायपालिका संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं उनका पालन करवाती है। बात समझ में आई? वो चाहे, और वो सब पे लागू करती है, चाहे वो सरकार हो, गवर्नमेंट हो, या फिर जनता हो, पब्लिक हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, उस पर नियम को लागू करवाती है और संविधान को सर्वोच्च बता देती है। कौन? न्यायपालिका, ठीक। वो संविधान की भी रक्षा करती है, संविधान के बताए गए नियमों के अनुसार देश को चलाती है, वो संसद के लिए भी कानून बनाती है। लेकिन वहीं पर अब ये तो बात होगी न्यायपालिका की संप्रभुता, मतलब न्यायपालिका को सर्वोच्च बता दिया गया। लेकिन अगर यहीं पर हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट में ही तो नियम बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में ही तो कोई अमेंडमेंट लाया जाता है, कोई विधेयक लाया जाता है, कोई संशोधन पारित किया जाता है, संशोधन लाया जाता है कि संविधान में संशोधन करना होता है। तो संशोधन होता क्या है, संविधान का संशोधन संसद में ही होगा, ठीक। तो संसद भी तो सर्वोच्च है, संसद जो कि पावरफुल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उस पावरफुल, अब वो अपनी जगह पावरफुल है तो ठीक है, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट भी पावरफुल है, जो संविधान में संशोधन कर सकती है, और संविधान पार्लियामेंट सिस्टम में भी संशोधन कर सकता है, ठीक। मतलब दोनों को कोऑर्डिनेट किया गया है, दोनों को संप्रभु बताया गया, दोनों को समन्वय करके काम करने को कहा गया, ठीक। इतनी बात है। ओके, इसमें देखते हैं, द जुडिशियल सुप्रीमेसी हैज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बट द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज सो पावरफुल, इज नॉट सो पावरफुल एज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ दिखाया गया है कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो इतना पावरफुल नहीं है जितना कि होना चाहिए इसके द्वारा। दिस इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट, दिस होगा यहाँ पर। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज मच पावरफुल दैन इंडियन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इन इंडिया हियर इज अ विधिक, इसकी बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा पावरफुल क्यों है, इसकी बात हम करते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका में विधि जो कानून है उसकी नियत प्रक्रिया द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। और जो भारत में है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा काम किया जाता है। तो ये कारण है मुख्य, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावरफुल बनाता है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। अभी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकात्मक और स्वतंत्र न्यायपालिका, इसकी बात है। जो न्यायपालिका है वो एकात्मक है, वो उसके पार्ट्स अलग अलग हैं, उसके ब्रांचेज हैं, बट मेन उसका जो एकात्मक स्वरूप है वो आपको देखने को मिलेगा। जस्ट एज अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तमाम हो जाते हैं, अलग अलग न्यायालय बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, राइट। तो जो न्याय व्यवस्था है, भारतीय संविधान जो देती है भारत को न्याय व्यवस्था, वो एकात्मक न्याय व्यवस्था देती है और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। हमारे यहाँ किसी के बाउंडेशन में रह के न्याय व्यवस्था नहीं संचालित की जाती। वो बात अलग है कि नियम में, कानून में अगर बदलाव करना है तो वो संसद में बैठ के बदलाव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना कानून संविधान में है उसको भली भांति संचालित करने के लिए न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका को पूरी छूट दी गई है कि वो भारतीय संविधान के जो नियम है, भारतीय संविधान जो है सबकी रक्षा करे, उसके नियमों की रक्षा करे, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड की बात होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर बात करें, तो जो भारत में जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका, जो न्याय व्यवस्था है, तो इसको एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी चर्चा संसद में नहीं की जा सकती, या उनके काम की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती। वो पूर्ण रूप से फ्री होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ हमको ये देखने को मिलता है कि जो भारतीय संसद में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है, ठीक है।
और जो इनके वेतन, जो न्यायाधीश वगैरह, इनके जो वेतन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो केंद्र सरकार हैंडल करता है, ठीक है। वो केंद्र निधि से या फिर भारत सरकार निधि से ही इनको दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका किसी के भी बंधन में रह के काम नहीं करती, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन ये एक है, इसमें एकात्मकता भी दिखती है। जैसे कि लिखा है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, सब ऑर्डिनेट, ये अधीनस्थ न्यायालय जिसको कहते हैं। In India, the integrated system, the Supreme Court makes rules for both state and central government, but it does not happen in America. देखिए यहाँ पर होता क्या भारतीय संविधान में कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो राज्य के लिए भी नियम बनाएगी और राज्य के लिए भी नियम बनाएगी और केंद्र के लिए भी नियम बनाएगी। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि राज्य के अलग नियम होते हैं और जो केंद्र है उसके अलग नियम है, ठीक। क्योंकि वहाँ पर राज्यों और केंद्रों में जो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, वह अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। दैट्स वाई इंडिया सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल जुडिकेचर। सिंपल सी बात है कि यही जो कारण है, इसीलिए इसको हम न्यायिक व्यवस्था कहते हैं, ठीक। फेडरल संघीय न्याय व्यवस्था कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेव्स फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम क्या है कि फंडामेंटल राइट्स, जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, उनके मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करे मौलिक अधिकार में, जिससे कि उनके साथ, नागरिकों के साथ में जो नेता हैं या फिर जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक पार्टी या कोई भी मनमानी ना कर सके, उन पर लगाम लगाई जा सके, उनको मनमानी काम करने से रोका जा सके। इसलिए जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है कि भाई तुम देख सकते हो किसी को भी, ठीक है, किसी पर भी नियम लगा सकते हो। सो देयर आर मैनी प्रोविजन रिलेटेड टू जुडिकेचर इन लेजिस्लेचर, नो वन कैन टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट जज। इसके बारे में मैंने अभी बात कर लिया, ठीक। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट ये भारतीय संविधान की बहुत ही कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मूल विशेषता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मतलब होते हैं मूल अधिकार, ठीक। तो मूल अधिकार की जब बात आती है तो भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत की सिटीजन्स हैं जो भारत के, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये बहुत ही मुख्य हो जाता है फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार है अमेरिका से लिए गया है। मूल अधिकारों की बात संविधान के तीसरे भाग में किया गया, थर्ड पार्ट में किया गया है। कुल मिला के 6 मूल अधिकार हैं, ठीक। तो इनकी बात हम आगे चल के करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो जिनकी अभी जब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, थर्ड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, तो उसमें हम इनकी बहुत अच्छे से डीप चर्चा करेंगे। यहाँ विशेषता की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, शोषण करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। वहाँ से आप कार्रवाई करवा सकते हैं और अपने मूल अधिकार की रक्षा की मांग कर सकते हैं। और अन्य परिस्थितियों में क्या होता है, सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर एट लास्ट अगर दोनों जगह से आप संतुष्ट नहीं हैं, फिर एट लास्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, संविधान हमारा खुद कहता है, ये इसकी मूल विशेषता है, संविधान खुद कहता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आपके मूल अधिकारों की सुनवाई करे, तो वो जरूर करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंचकर अपने मूल अधिकारों की जो है रक्षा की मांग कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, कुछ ये परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस प्रकार के कुछ रिट होते हैं जिनको जारी करके वो आपके फंडामेंटल राइट्स को सेव कर सकता है। हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही भाग हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है तो राष्ट्रीय आपातकाल में केवल आपके 2 आर्टिकल्स हैं, 20 एंड 21, उन आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी के अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिया है इन चीज़ों को, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, दिस इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनोखा गुण है, अनोखी क्वालिटी है, ठीक।
इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन 4th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है 4th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 4थे भाग में इसकी बात की गई है। और ये इसके 3 पार्ट्स हैं। सोशल सामाजिक हो जाता है, गांधीयन गांधीवाद हो जाता है, और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी एक तरह से आपके मौलिक कर्तव्य की तरह है। फंडामेंटल राइट्स को कोई ज़बरदस्ती जो है लागू नहीं करवा सकता। ठीक, अगर कोई कहता है कि आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं इनको फोर्सली लागू नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति विशेष पर फोर्स करके इसे नहीं बताया जा सकता है। मतलब उनसे कहा नहीं जा सकता कि आप फंडामेंटल ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको आप करिए ही करिए। ये एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह है। ठीक, इनकी भी बात हम करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट की बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब ये समझ में आप लोग कह रहे होंगे, आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि जब सारी बात आगे करनी तो इसमें क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम केवल बात उनकी करेंगे जो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें शामिल किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और वो क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ों से रिलेटेड हैं, उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। ये उसकी विशेषता है और इसकी डीप चर्चा हम आगे चल के करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। फिर वहाँ पर हम इसको बताएंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई क्यों गई, ये ली कहाँ से गई हैं, ये है क्या और इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। अब जैसे आपको कुछ अधिकार दे दिया जाए, कहा जाए कि आपको गन दी जाती है, ठीक, आपको देश की रक्षा करने के लिए गन दी जाती है। ओके ठीक है, अब आपको गन दे दी गई तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपको जो भी मिले चोरी करता हुआ आप उसको ठोक दें, आप उसको गोली मार दें, आप उसको उड़ा दें, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आपको कुछ कर्तव्य दिखाने होंगे वहाँ पे कि हाँ, आपको मानवता दिखानी होगी कि नहीं, हमको सबको नहीं मारना है, हमको सबसे पहले उसे हैंडल करना है, उसको समझाना है, उसको बुझना है, उसको कोर्ट लेके जाना है, उसको वहाँ सज़ा दिलानी है, गोली नहीं मार देनी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कह सकते हैं आप। आपको मूल अधिकार दिया गया, अधिकार पावरफुल होते हैं, तो अधिकार मतलब अधिकार है, तो अधिकार अगर आपको दिया गया है तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो आप जाने। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ दो स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी ही तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक, और एक खास बात, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये जो हमारा मूल संविधान था, जो प्राइमरी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें इसकी बात ही नहीं की गई थी, इसको दिया ही नहीं गया था। फिर इसको 42nd अमेंडमेंट जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें इसको जोड़ा गया, और 1976 में ये संशोधन हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया। फिर एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो कि 86वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ये अमेंडमेंट्स की मैं पूरी बात करूँगा, एक अलग से वीडियो में बनाऊँगा इस पर कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स कब कब आए और वो किस कारण आया था, उसके द्वारा क्या जोड़ा गया है, तो उन सबकी मैं बात करूंगा। It remind me that when we use our fundamental rights, we should remember our duties to serve our nation. हमें अपने देश, अपने अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनको देखते हुए या फिर उनका यूज़ करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए हमें अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ हमारी और आपकी सबकी कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं जो कि हमको ज़रूर निभाना चाहिए। जैसे कि जो हमारे नेशनल एंथम है उसका सम्मान करना, राष्ट्र का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना, गरीबों की मदद करना, राष्ट्र हित में कार्य करना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो इट्स कैन नॉट बी फोर्स एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मैंने जैसे बताया कि इसको हम फोर्सली लागू नहीं करवा सकते। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये भी एक मुख्य विशेषता है भारतीय संविधान की कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पूरे भारत देश में जितने भी वयस्क नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार भारतीय संविधान उनको प्रदान करता है। अब मत देने का अधिकार उनकी चाहे कहीं सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन उनके पास एक उनका मूल अधिकार है कि वो मत देकर जो राष्ट्र का जो संसद है उसमें जो बैठने वाला पावरफुल प्रतिनिधि है उसका चुनाव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आम जनता है, आम नागरिक है, उसके पास एक स्वाभिमान आता है, उसको भी ये लगता है कि हमारे पास भी कुछ पावर्स हैं, कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये सबको पता है कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
बाई फर्स्ट ये 61st होगा, ठीक है, यहाँ पर 61st 61वें संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इसके द्वारा इसकी जो उम्र है 21 साल से 18 साल बदल के कर दी गई थी। पहले क्या था कि पहले वयस्क वही समझे जाते थे जिनकी उम्र 21 साल होती, जिनकी एज 21 साल होती थी, उन्हीं को जो है वयस्क समझा जाता था। लेकिन बाद में 1989 में 61st अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें इस एज को बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये इतनी सी बात है, और बाकी चीजें आप देख सकते हैं इसमें। सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है सिंगल सिटीजनशिप, कि पूरे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति केवल और केवल भारत में अगर रह रहा तो उसके पास खाली एक नागरिकता होगी, वो भारतीय होगी। इफ द इंडिया हैज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपर्टीज सोलो एंड फेडरल येट। देखो इसका क्या मतलब है कि भारत जो है वो संघीय है, ऑफकोर्स संघीय है, ठीक, एकात्मक है, लेकिन इन सब के चलते भी भारत में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है। मैंने बताया ना संघीय होता है, संघीय में क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डबल आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी। कैसी? क्योंकि वहाँ पे प्रणाली कैसी है, वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है। तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में आपस में बांट दिया जाता है। अब अगर दोनों में बांट दिया जाएगा तो दोनों के अलग अलग संविधान तरह से कुछ बन गया ना, दोनों के अलग अलग नियम हो गए। तो अगर दोनों के अलग अलग नियम हो गए तो वहाँ के जो नागरिक होंगे ना, वो अमेरिका के भी नागरिक होंगे और उस राज्य के भी नागरिक होंगे। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं, भारत में दो सरकार है, लेकिन यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली को छोड़ ही दी गई है। यहाँ कहा गया है कि जो राज्य हैं वो मिलकर संघ बनाएंगे, ऑफ कोर्स, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब कि संघ सबसे बड़ा है, संघ के अंदर ही राज्यों को रखा गया है। तब अगर संघ सबसे बड़ा तो संघ का संविधान होगा तो वही संविधान राज्यों को होगा, और संघ का संविधान में अगर एक नागरिकता है तो पूरे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। ये नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और ये सिटीजनशिप, इसके बाद भी हम आगे करेंगे। जो आगे पार्ट्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पार्ट में हम इनकी बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। जो सिटीजनशिप होती है वो कैसे मिलती है, कैसे खत्म होती है, सबकी बात करेंगे। इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि इंडिपेंडेंट बॉडी क्या होता है, स्वतंत्र निकाय कुछ है, ठीक। जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज सच दैट इलेक्शन कमीशन। अब अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन किसी के अधीन रह के काम नहीं करता। अगर वो कहता है कि इस तारीख को इलेक्शन होगा देन ओके होगा। अगर वो अपनी शक्तियां, अगर वो कह रहा है कि इन फला टीचर, जैसे कि नॉर्मली होता क्या है, जैसे गांव में क्या होता है कि सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं, सरकारी जो स्कूल्स होते हैं, वहीं पे नॉर्मली इलेक्शंस होते हैं, ठीक। तो अगर इलेक्शन में किसी टीचर की आवश्यकता है तो उस टीचर की छुट्टी करवा सकता है इलेक्शन कमीशन, छुट्टी करवा के उसको जहां मर्जी वहां भेज सकता है कि इनकी यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो जो है सलाह देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। वो कहता है कि यहाँ हमको इतनी पावर की ज़रूरत है, हमको यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को भारतीय संविधान में ने जो है कि स्वतंत्र कर दिया है कि आप स्वतंत्र निकाय हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, किसी सरकार के कहने में आपको आना नहीं है, ठीक। अब फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट बैंक अकाउंट, अब जैसे कि जो सरकार के अकाउंट हैं, ठीक, बैंक अकाउंट। अब जैसे कि ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो भारतीय सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन सभी के अकाउंट्स पे नज़र रखने के लिए भी ना एक टीम गठित की गई है, जिसको कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, लेखाकार कहते हैं, ठीक। नियंत्रक और लेखाकार, भारत का लेखाकार कहते हैं। वो क्या करता है, वो भारत सरकार के खाते में कितना पैसा है, उसका यूज कहाँ कर रहा है, वो किस तरह कहाँ खर्चा कर रहा है, इस सब का लेखा जोखा पूरा चिट्ठा उसके पास होता है, भारतीय लेखाकार के पास में। तो इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं कर सकता जो अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, इंडियन अकाउंटेंट जो होते हैं। अगला है यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सॉरी यूपीएससी और यूपीपीसीएस और ये एसएससी, ये सब जो संघ लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा आयोग है, ये सभी भी स्वतंत्र होते हैं। ये भी अपने एग्जाम्स के दौरान क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए ये जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। इन पर भी किसी का जोर दबाव नहीं चलता, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं हमारे देश में जो भारतीय संविधान जो है देता है भारत सरकार को, या फिर भारत में देता है।
ओके। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल स्थिति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है विशेषता इसकी। इन इमरजेंसी सिचुएशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर्स टू प्रेसिडेंट फॉर इमरजेंसी। जो भारतीय संविधान है वो इमरजेंसी लगाने, जो आपातकाल लगाने की पूरी शक्ति दे देता है राष्ट्रपति को। ठीक, अब अगर जैसे कि जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल लगता है, वो कुछ कई कारणों से लगता है। मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है, इसमें दिया गया नेशनल इंस्टेट फाइनेंशियल। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, राज्य में आपातकाल लग सकता है, और फाइनेंशियल और वित्तीय आपातकाल लग सकता है। 3 तरह के आपातकाल। अगर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब कहीं युद्ध, गृह युद्ध वगैरह हो जाए या बाहर देशी युद्ध हो जाए। इन स्टेट कब लगता है? राज्य में आपातकाल काल जो है कब लगता है? जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जब केंद्र कोई नियम पारित करता है, ठीक, अब उस नियम को सही तरीके से राज्य में लागू नहीं कराया जा सकता, तो उस स्थिति में राज्य में आपातकाल लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य में आपातकाल लगा सकता है, उस राज्य में आपातकाल लगा सकता है। थर्ड क्या है? फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकाल। जो है देश जो है में गरीबी बढ़ रही हो, या फिर धन की दिक्कत हो रही है, या फिर वित्त की दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। और ये आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। इसमें होता क्या है कि जो राज्य की संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास एकत्रित हो जाती है। मतलब उसमें राज्यों से सारी शक्तियां ले ली जाती हैं और फिर केंद्र में सारी शक्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, इसकी बात हम और भी करेंगे आगे जब बात करेंगे तब। इसका एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कि ये किस अनुच्छेद में आया है और ये क्यों लगता है, कब लगता है, कौन लगा सकता है, कब तक लगता है, ये सारी बातें करेंगे। 3 टियर है, इसमें त्रिस्तरीय सरकार की बात करेंगे। 3 टायर में देयर वाज ओनली 2 टायर पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि हमको अभी क्या पता है कि हमें ये पता है कि एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी क्या होती है? राज्य सरकार होती है। ठीक, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बाद भी एक सरकार होती है, क्योंकि राज्य में क्या होता है कि शहर के अलावा गांव भी तो होते हैं, नगर पालिकाएं भी तो होती हैं, तो वहां भी तो सरकार की जरूरत है। ठीक, तो 1992 में 73 और 74 अमेंडमेंट लाया गया। ठीक, ये संशोधन कराया गया 1992 में, और बताया गया है 23 में कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था की गई। ठीक, और इसकी बात की गई 9A जो है भाग में, और इसकी बात की गई 9वें भाग में। इसको समझिए, पहले क्या था? पहले जो है हमारे पास 2 सरकारें होती थी। पहले सेंट्रल की, ठीक, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी क्या होती थी? स्टेट गवर्नमेंट। राइट, ये 2 प्रकार की सरकार हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ओके, स्टेट गवर्नमेंट ओके, लेकिन स्टेट के पास 2 चीज़ें और होती हैं। वो क्या होती है? नगर पालिका और क्या? ग्राम पंचायत है। ठीक, अब ये ग्राम पंचायतें और नगर पालिका 2 चीज़ें हो गई। तो 1992 में अधिनियम लाया गया, संशोधन किया गया। संशोधन 73वां और 74वां संशोधन किया गया। अब जो 73वां संविधान संशोधन था उसने पंचायती राज को जोड़ा, और ये जो पंचायती राज जुड़ा ये 9वें भाग में जुड़ा। ठीक है, इसको ध्यान देना, 9वें भाग में जुड़ा, और 11वीं अनुसूची बनी। नई अनुसूची बन रही है यहाँ पे, देखिए 11वीं नई अनुसूची कब बनी? 9वें भाग में, जब हमने ग्राम पंचायत या पंचायती राज को जोड़ा। किस संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा? 73। अब 74 अमेंडमेंट के द्वारा हम नगर पालिका को जोड़ेंगे। नगर पालिका को जब जोड़ेंगे तो भाग 9A में इसको जोड़ेंगे, और अनुसूची कौन सी होगी? अनुसूची होगी 12। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? इतनी सी बात है। ठीक, ये इतनी पूरी बात हमने की है। संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमने पूरी चर्चा की। और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है, कोई भी आपके पास किसी भी प्रकार का आपके पास प्रश्न है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें मेरे जो पर्सनल सोशल मीडिया लिंक्स है आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और लगातार आने वाली वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर जो वीडियोज़ आएंगी वो आप किसी भी लेवल की वीडियो पढ़ सकते हैं, यूपीएससी लेवल से
बताया जाएगा। अब यूपीएससी से ज़्यादा तब तो कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और इसके थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ों की वीडियोज़ इसी पे मिल जाएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट लाइक वीडियो, ओके, एंड शेयर टू। सबको शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।